हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.5। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन से कथन सत्य हैं। हमें क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए कि 6 है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या वो 9 से डिवाइड हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकेंड है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से अवश्य विभाज्य होगी। देखिए ये जो स्टेटमेंट है आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी तो वह उसके प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। मान लीजिए 18 है, वो 9 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो 9 के गुणनखंड क्या है? 9 के गुणनखंड है 1, 3 और 9। तो 9 के जितने भी गुणनखंड है, तो जो वो 18 है, जो 18 है, वो उसके प्रत्येक गुणनखंड से विभाजित होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वह 3 से भी विभाजित जरूर होगी। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है आपकी। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 3 और 6 दोनों से कौन सी संख्या विभाजित होगी? मान लीजिए 12 है, ये क्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्या ये 18 से विभाजित हो सकता है? अगर हम 12/18 करेंगे तो ये विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। ऐसी कोई भी देख लीजिए कि जो 9 और 10 दोनों से विभाजित हो। मान लीजिए 90 ही मान लीजिए, अगर देखें तो ये 9 से भी विभाजित हो जाएगा और ये 10 से भी विभाजित हो जाएगा। और ये 90 से विभाजित होगा या नहीं? तो देख लीजिए ये 90 से भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए आपकी, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हैं तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य होगी। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 9 है और 10 है, 9 एंड 10 हमने ले लिए, ये दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं। क्योंकि देखिए 9 के गुणनखंड क्या है, 1 है, 3 है और 9 है। और 10 के क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। और इन दोनों में कॉमन क्या है? अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जिसमें सिर्फ एक कॉमन होता है वो सह अभाज्य होती है। लेकिन एक और चीज़ देखिए, क्या इनमें से कोई भी जो एक संख्या है वो अभाज्य संख्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो इनमें से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है आपकी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए या होगी। अब देखिए ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि 12 है, वो क्या है, 4 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन क्या वो 8 से विभाजित हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 4 से सभी विभाज्य संख्याएं 8 से विभाजित नहीं होंगी। मतलब जरूरी नहीं है कि वो उससे विभाजित हो, कुछ हो सकते हैं जो उससे विभाजित हो सकते हैं, लेकिन सभी संख्याएं जो हैं वो 8 से विभाजित नहीं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 8 का कुछ भी देख लीजिए। अगर 8 को हम 8 से विभाजित करें 1 आएगा, 8 4 से भी विभाजित हो जाएगा 2 आएगा। ऐसे अगर हम 16 देखें, वो भी 8 से क्या विभाजित हो जाएगा, तो 16 क्या है, 4 से भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब जितनी भी 8 से विभाज्य संख्याएं वो सारी की सारी 4 से भी विभाज्य जरूर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है तो उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। यह हमने रूल देखा था जब विभाज्यता को उसमें पढ़ा था। मान लीजिए कि कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी संख्याएं थी, जैसे 20 और 16 था। इन दोनों को क्या है, 4 विभाजित करती है। 4 क्या है, इन दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। तो वो उनके योग को विभाजित करेगी या नहीं? देखिए यहाँ से आएगा 36, और जो 36 है उसको भी 4 क्या है, विभाजित कर देगा। तो इसका मतलब अगर किन्हीं भी दो संख्याओं को कोई भी एक संख्या पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए,
यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 15 और 20 का योग है, ये क्या आया 35 आया। ठीक है, हम क्या करें, इसको हम देखते हैं, जैसे 35 है इसको 7 विभाजित कर सकता है क्या, कर सकता है, लेकिन क्या 7 15 और 20 को विभाजित कर सकता है? इन दोनों में से ये किसी को भी विभाजित नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि ये हर जगह ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं होगी, हर जगह जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, तो ये क्या एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। ये आपको गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री दे रखा, आपको क्या करना है, इसके अलग अलग जो संख्याएं यहाँ से मिसिंग है वो बतानी है आपको। अब देखिए 60 के गुणनखंड है, पहले तो ये 10 है और 6 है। ठीक है, जो फैक्टर ट्री था, गुणनखंड वृक्ष था, उसमें हमने क्या करना था कि सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड तक हमें जाना था। अब यहाँ पे देखिए आप, जो 6 है इसके अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 2 है तो 2 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका 5 गुणा 2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो ये क्या है, सारे के सारे गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह पे आएगा 2, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह पे आएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क्स इन्होंने दिए हुए हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए 60 का जो गुणनखंड है 30 है, 30 की अगर हम 2 से गुणा करें तो क्या आएगा 60, तो यहाँ वाले तो आपकी आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे 30, यहाँ पे इन्होंने 10 दे रखा, हमें यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अब 10 के अगर हम 3 से गुणा करें तो क्या आएगा 30, तो यहाँ वाला क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसने हमें कुछ भी नहीं दे रखा, हमें क्या करना है, दो अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ पे लिखने। अब अभाज्य संख्याएं क्या है, एक मान लीजिए 2 है तो दूसरी क्या आएगी 2 पंजे 10, 2 की 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो ये क्या थे, सारी आपकी मिसिंग संख्याएं, यहाँ पे जो अज्ञात संख्याएं थी वो हमने लिख दी है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक भाज्य संख्याएं के अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता? इसका आंसर है एक और स्वयं वही संख्या। ऐसे क्यों है, क्योंकि देखिए जो 1 है ना तो वो भाज्य है और ना ही अभाज्य, तो उसके अभाज्य गुणनखंडन में उसे तो हम शामिल कर ही नहीं सकते। और दूसरी आती है वह संख्या खुद, वो खुद कैसे, क्योंकि वह संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। और अगर हम अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं किसी भी संख्या का, तो उसमें सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 1, और वह स्वयं वही संख्या जो भी होगी वही जो है, ये दोनों क्या है, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में हम शामिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करें। मतलब 4 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद उसके अभाज्य गुणनखंडन हमें करना है, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हमें उसे व्यक्त करना है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या आएगी, 9 9 9 9, ये क्या है आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंडन करना है, यानी कि सारे के सारे गुणनखंड क्या है अभाज्य लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे विभाजित करते चले जाएंगे। अब देखिए किससे विभाजित हो सकते हैं, 3 से हो सकती है, 3 3 3 3। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ से आएगा 1 1 1 1। अब ये किससे विभाजित हो सकती है, 11 से, 11 कम 11 ना जाने 0, 11 कम 11। और जो 101 है वो भी क्या है, अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो अगर हम बात करें कि 9 9 9 9 का अभाज्य गुणनखंडन क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101, ये क्या है, इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन है ये आपका। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, कोई भी अभाज्य संख्या लेते चले जाएंगे, उसको विभाजित करते चले जाएंगे, तब तक विभाजित करेंगे जब तक सारे के सारे गुणनखंड जो हैं वो क्या हो ना जाए, सारे के सारे गुणनखंड अभाज्य संख्याएं ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 1 0 0 0 0, यही होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यही हो सकती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो वैसे ही हम करके देख लेते हैं इसको। 5 से कीजिए, 5 दूनी 10,
जीरो जीरो जीरो, फिर 5 से, 5 चौके 20, जीरो जीरो, फिर 5 से, 5 अट्ठे 40, जीरो, फिर 5 से, 5 एकम 5, 3 5 छक्के 30। ठीक है, उसके बाद 16 को देखिए, 16 आया यहाँ पे, उसको फिर 16 को हम विभाजित करते हैं तो दो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और ये जितने भी संख्याएं हमारी यहाँ पे आई हैं ये क्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ से जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या उसका अभाज्य गुणनखंडन क्या आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये क्या है, आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। पहले तो क्या करना है, 1729 के सारे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, फिर उन्हें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना। उसके बाद अगर कोई रिलेशन आता है तो हमें वो बताना। पहले तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड देखिए सारे। पहले तो अगर हम 7 से करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14, यहाँ से बचेगा 3, 32 आएगा, 7 चौके 28, वहाँ से बचेगा 4 आ जाएगा 49, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49। ऐसे हम 13 से विभाजित करेंगे तो 13 एक कम 13, यहाँ से बचेगा 11, 117, तो 13 निम्न 117। और 19 भी क्या अपने आप में ये एक अभाज्य गुणनखंड है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंडन है वो क्या आया है, 7 गुणा 13 गुणा 9। अब क्या करना है, इनको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम में लिखे तो क्या आएगा, 7 फिर 13 और फिर 19, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। अब हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में तो लिख दिया। अब इसमें देखिए कोई रिलेशन है कि, इसने पूछा था कि अगर कोई रिलेशन या संबंध आता है तो वो बताइए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 13 में से 7 को माइनस करें तो आएगा आपका 6। वैसे अगर हम 19 में से 13 को माइनस करें तो क्या आएगा 6। इसका मतलब क्या है कि जो दो क्रमागत हैं, जो दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंड है उनके बीच में क्या है, 6 का अंतर है। क्या है, क्रमागत गुणनखंडों में 6 का अंतर है। ये क्या है, आपकी रिलेशन है। इन जो क्रमागत गुणनखंड है उनके बीच का जो रिलेशन, जो संबंध इसने पूछ रखा था वो ये है कि जो भी क्रमागत गुणनखंड है उनमें 6 का अंतर